Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Rahat Batul, your instructor for GE 102. आई होप सो बच्चों सब लोग आप ठीक ठाक होगे और आप लोगों का जो टाइम है वो अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिक्स को डिस्कस किया, हमने लॉज ऑफ मोशन को जो है वो डिस्कस किया। तो टुडे वी विल मूव अ बिट अहेड और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी को, ग्रेविटेशन को, वेव्स को और वेव्स से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट फिनोमेना को। तो लेट्स स्टार्ट और लेक्चर विद ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी से जो है वो हम लोग क्या मुराद लेते हैं? ग्रेविटी का मतलब है आपके पास कशिश सकल है ना, ऐसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट टाइम ये किसने डिस्कवर किया, इसको न्यूटन ने फर्स्ट टाइम वो डिस्कवर किया, वो जो एप्पल के दरख्त से गिरने वाला एक्सपेरिमेंट था ना, जस्ट वही। तो ग्रेविटी को जब न्यूटन ने डिस्कवर किया कि हर चीज जो है वो जमीन की तरफ जो है वो गिर रही है, तो उसने ये आइडिया दिया कि जो ग्रेविटी है ये किसी भी जो बॉडी है उसकी इंट्रिंसिक जो है वो क्वालिटी होती है, यानी कि इस बॉडी के अंदर खुद ब खुद एक सलाहियत है हर बॉडी के अंदर जिसका मैस होगा कि वो किसी और बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो अट्रैक्शन की जो पावर है, जो कुव्वत है, जो फोर्स है, दिस इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक। तो अब इसका जो है ओरिजिन वो हो गया, मैंने बता दिया कि आइजैक न्यूटन है और 1665 में इसने मतलब इस फिनोमेना को जो है वो डिस्कवर किया। और फिर लेटर वी केम टू नो कि क्यों आपका जो सोलर सिस्टम है या आपके बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो क्यों जो है लाइटर बॉडीज हैवी बॉडीज की तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन आ गई आफ्टर वंस द न्यूटन हैज स्टेटेड हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So now we will see कि what is this Newton's law of gravitation. तो Newton's law of gravitation के according everybody in universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between their centers. तो अब हम लोग ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने दे दिया आपको कि स्टेटमेंट इसका ये है, और अब इसको समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी कि इस स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास क्या बनता है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। एज यू कैन सी कि दीज टू बॉडीज आर ऑफ नॉट सेम साइजेस। एक बॉडी का साइज बड़ा है m1 जो लेफ्ट साइड पर है, और जो मेरे पास राइट साइड पे जो दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है वो छोटा है। अब ये दोनों जो बॉडीज हैं वो चूंकि दे हैव द masses, दैट्स व्हाई दे विल exert forces on each other। ये एक्शन रिएक्शन की फोर्स होगी जो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। और ये जो दोनों बॉडीज हैं मास m1 एंड m2, आप देख सकते हो कि इनके जो सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो हमने ले लिया d। ठीक। तो मैसेज हुए m1 और m2 और उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस हुआ d। इस वाली पॉइंट पे हम दोबारा वापस आएंगे, लेकिन आई विल लाइक कि आप इसको ना जरा आगे पहले देखो इस चीज को। अभी जो दोनों मैसेज का जो मैंने जिक्र किया है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। कि m1 m2 को जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनता है, ये जो ग्रेविटी की फोर्स है इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा मैसेज होंगे उतना ज्यादा उनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उन दोनों मैसेज के दरमियान, उनके सेंटर्स के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली रिलेटेड है। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ठीक। तो अब इन दोनों चीजों को जब मैं कंबाइन करूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हम लोग हटाएंगे तो इक्वालिटी का साइन आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पीछे जो हमने इक्वेशंस किए हैं कि जब भी इक्वालिटी आती है तो इसके साथ यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आता है। तो ये जो जी का फैक्टर है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू आपके पास होती है ये 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2। ठीक।
तो आपके पास ये जो वैल्यू है जी की, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। यू कैन सी के 10 to the -11, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास आम लाइफ में जो इर्द गिर्द चीजें हैं, इनमें आपको ये नहीं दिखती है कि ऐसा नहीं होता कि चीजें आप इसमें देखते ही जो है वो जुड़कर जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक रही हूँ, ऐसा तो हम नहीं देखते ना। मतलब ये सिर्फ ऐसा हमने जरूर देखा है कि लाइक जैसे आपके पास होता है सन, होता है सन के गिर्द आपके जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गया, ये आपके मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे के सारे सन के गिर्द घूमते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस है आपका, उसके गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा जो है छोटी जो बॉडीज हैं वो हैवियर बॉडी के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन आम लाइफ में आपके पास ऐसा नहीं दिखता आपको कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के साथ ठा जाके लग गई हो, ऐसा नहीं होता। वो क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज आपके पास ये जो जी का फैक्टर है, इसकी वैल्यू बेतहाशा स्मॉल है, ठीक है। तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है कि वो ऐसे आपको नहीं दिख रही होती, यहाँ तक कि मास का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा शदीद हो जाए। अच्छा, अब इस चीज को जो है, ये जो चीज है ना, ये F = G m1 × m2/d², इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया हमारे पास। एक दफा हम लोग रिवाइज करते जाएं इससे वेव मोशन करने से पहले, कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी जिस चीज का मास होगा उसके अंदर डेफिनेटली एक अट्रैक्शन की कुव्वत होगी। और वो अट्रैक्शन इस तरह से होगी कि वो प्रोडक्ट ऑफ देयर द masses ऑफ द टू बॉडीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अब ये जो है, ये आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके पास है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। ये कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास वो मखसूस किस्म की फोर्स होती है जो कि क्या पाथ आप ले रहे हो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास इनिशियल और फाइनल जो है वो क्या था। यानी आपके पास अगर लाइक आप एक पाथ से मूव करते हो, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दूं आपको, कि आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास तरीका कार ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हो, एंड यू कैन गो फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड टू हेयर, ठीक है। जो मर्जी आप रास्ता लो, देर कुड बी लाइक ये पाथ 1 है आपके पास, ये आपका पाथ 2 है, और ये आपका पाथ 3 है। ये कोई मॉन्स्टर से ही बन गया है, लेकिन मैं जस्ट वांट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस। तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि आपका इनिशियल पाथ जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट वो क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। ये सिर्फ दो चीजें आपके लिए अहमियत की हामिल हैं। बाकी क्या रास्ता लिया है ये आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सूरत में जवाब आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसा फील्ड जिसमें आप सिर्फ डिपेंड करें इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, उस वाले फील्ड को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें अहमियत सिर्फ स्टार्टिंग और आखिरी पॉइंट की है। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। आप देख रहे हो कि डी स्क्वायर आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक। तो डी स्क्वायर जब नीचे आएगा तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा, यानी आप इन बॉडी से दूर 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 जाते जाओगे, तो आपके पास ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। लेस होती जाएगी वैल्यू इसकी। ओके, लेस हो जाएगी। आई होप सो के मतलब दैट्स क्लियर। तो ये जो है वैल्यू लेस हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू खत्म नहीं होती। मतलब ये जाके वैल्यू खत्म कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पर, क्योंकि जब डी इन्फिनिट होगा तभी आपके पास 1/∞ जो है वो जवाब क्या आता है? 0, ठीक है। तो ये आपके पास बराबर आता है 0 के। तो दैट मीन्स कि ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो ये जो होती है ना फोर्सेस, जो ये इनवर्स केयर लॉ को फॉलो करती हैं, ये फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस कहलाती हैं। यानी इनका अफेक्ट जो है वो दूर दूर तक जो है वो फील होगा। यानी एक छोटी बॉडी कायनात के एक हिस्से में है, तो उसका जो अफेक्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, असूलन थ्योरेटिकली कायनात के दूसरे हिस्से में मौजूद चीज को भी उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील करना चाहिए। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये, और जो आपके पास है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो भी आपके पास इनवर्स केयर लॉ को फॉलो करती हैं। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी होती हैं। तो क्या हो गया कि एक तो इसका नेचर हो गया अट्रैक्टिव,
ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। और जो है लाइक जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उन मैसेज से, तो उनकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। और तीसरी चीज कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी इसमें अहमियत सिर्फ पॉइंट इनिशियल और आखिरी पॉइंट की है। बीच में आप पाथ कौन सा लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप कि नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज क्लियर टू यू। Okay, now we can move ahead to the waves portion. अच्छा, अब वेव्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो वेव से क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है? वेव किसको बोलते हो ना? तो वेव से जैसे आप पत्थर में पानी में पत्थर मारते हो, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे पत्थर मारा उसके गिर्द गोल गोल दायरे बनते जाते हैं जो आगे किनारे तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप एक कागज का टुकड़ा जो है वो वहां पे रख दो, तो आप देखोगे कि कागज का टुकड़ा एक्चुअली ट्रेवल नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। लेकिन आपके पास जो वेव्स हैं वो किनारे तक जो है वो चली जाती हैं। तो हुआ ये कि फिर वेव जो है ना मतलब ये हुआ कि वेव जो है वो किसी किस्म की डिस्टरबेंस है जो मीडियम में क्रिएट होती हैं। जब भी आप मीडियम को डिस्टर्ब करोगे तो आपके पास एक डिस्टरबेंस ओवरऑल मीडियम में क्रिएट करेगी जो दूर तक जाएगी उस पॉइंट से जहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई है। तो हम कहेंगे कि वेव्स जो है वो क्या है, एनर्जी कैरियर्स हैं जो एनर्जी को कैरी करेंगी अवे फ्रॉम। So wave motion will be defined as like a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. For example, waves produced in ocean, या अगर आप एक रस्सी को एक सिरे से बांध लो, दीवार से बांध लो, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लो, उसको ऊपर नीचे करो, तो वो भी आपके पास वेव्स की एक फॉर्म बन जाती है। इसी तरह स्प्रिंग पकड़ो, स्प्रिंग का एक सिरा आपने बांधा हो किसी फिक्स सपोर्ट के साथ और दूसरा हिस्सा आपके हाथ में हो, आप उसको खींचो और फिर छोड़ दो, तो उस केस में भी आपके पास लाइक वेव्स जो है वो स्प्रिंग में जनरेट होती हुई आपको दिखेंगी। इवन रबर बैंड को जो है वो अगर आप दांतों में दबा लो, दूसरा हाथ अंगूठे से पकड़ लो, दरमियान से प्लग करो, तो उस केस में भी आपके पास जो है वो वेव्स जो है उसके अंदर बन जाती हैं। तो यूं आपके पास जब भी आपके पास डिस्टरबेंस होगा, आपके पास एनर्जी कैरी होगी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है। तो जो वेव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं हमारी डेली लाइफ में, मतलब इन वेरियस फील्ड्स यू कैन सी। इसके बगैर हमारा जो है वो लाइक फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती है। अब जो वेव्स हैं वैसे तो इनको आप कुछ और कैटेगरीज में भी डाल सकते हो, लेकिन मेन इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ये आपके सामने ये दो मेन कैटेगरीज हैं। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स और एक कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने मैकेनिकल वेव्स की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास एक मखसूस तरह के जो है वो वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे नाम से जाहिर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा ना, मतलब समहाउ उनकी वजह से ये क्रिएट हो रही होंगी। तो इनको देखते हैं कि लाइक ये किस टाइप की वेव्स होती हैं। अब इसमें होता ये है कि आपके पास ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक वेक्टर बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ये एरो है, ये इसको आप ई से डिनोट करते हो, ठीक है। और एक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये भी स्ट्रेट एरो है, और इसको आप शो करते हो बी के साथ, राइट। अच्छा, इन दोनों के दरमियान एंगल आप देख रहे हो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल। ओके, आई एम ट्राइंग टू राइट, आई होप सो कि ये आपको 90 डिग्री ही लगे। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और इनकी जो प्रोपिगेशन यानी ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी लाइक 90 डिग्री है। तो इस वजह से इन वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हो, राइट। इनका नाम जो है वो, इनको एक ट्रांसवर्स वेव्स भी आप बोलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और ये जो है ना आपके पास ये जो का है प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन को आप डिनोट कर रहे होते हो के साथ, के मींस प्रोपिगेशन वेक्टर।
तो आपके पास इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक मखसूस तरह के वेव्स हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ऑसिलेट कर रही होती है। ऑसिलेट करने का मतलब यूं ऐसे 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 के, ठीक है। ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं और आपके पास जो प्रोपिगेशन है वो इन दोनों के साथ 90 डिग्री पर प्रोपिगेट होती है। तो इस तरह के वेव्स को हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब ट्रांसवर्स वेव्स की खासियत क्या है कि ट्रांसवर्स वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है अपने प्रोपिगेशन के लिए। आपका जो सूरज है वहां पर क्या है, सूरज पे क्या सिचुएशन है कि टेम्परेचर बहुत हाई है और आपके पास जो आपके एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ, दे आर फ्रीली मूविंग। आपके पास वहां पर सिर्फ जो मैटर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास आयंस हैं जिन पे पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि आपके पास आयनाइज्ड जो है पार्टिकल्स है वहां पर। ठीक। तो अगर आयनाइज्ड पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल होंगे तो चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो वो करंट्स जनरेट करते हैं। ठीक। अब करंट्स जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेफिनेटली, और चूंकि वो मूव कर रहे हैं तो मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी विसिनिटी में क्या, विसिनिटी मतलब उसके कुर्बो जवार में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी विसिनिटी में आगे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूं जो रोशनी है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक खेलते हुए 8 मिनट के अंदर सूरज से आप तक पहुंच जाती है। ठीक हो गया। और जब सूरज से आप तक रोशनी पहुंच रही है तो दरमियान में क्या है, कुछ भी नहीं, खला है, बिल्कुल वैक्यूम, नो पार्टिकल्स। तो ये दूसरी खासियत इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये हुई कि इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन शॉर्ट दो खासियतें हैं इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि एक तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि इनको प्रोपिगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ओके। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टाइप ऑफ वेव्स की तरफ जो है हमारे मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल क्या है, जैसे रोशनी, मैंने कहा रोशनी जो है वो मतलब मुख्तलिफ और चीज़ों पे भी, एक जो लाइट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें मजीद आपके पास स्प्लिटिंग होती है, रेडियो वेव्स की, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट, गामा रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं कि ये वो वेव्स हैं जिनको प्रोपिगेट, प्रोपिगेट मतलब ट्रैवल करने के लिए, आगे जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इस तरह के वेव्स को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स भी जो है इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वाटर वेव्स हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, या फिर वो वेव्स जो स्ट्रिंग्स या स्प्रिंग्स वगैरह में प्रोड्यूस होती हैं। ये सब एग्जांपल किसकी हैं, मैकेनिकल वेव्स की। अच्छा, अब ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना इनको मजीद आप कैटेगराइज कर सकते हो दो वेव्स में मेनली, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरे जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं इसमें क्या होता है कि आपका जो मीडियम है और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि आपका जो है लाइक ये जो मीडियम है ये आपकी प्रोपिगेशन है, वेव की प्रोपिगेशन की डायरेक्शन, ठीक है, वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो आपका जो मीडियम है वो भी बैक एंड फोर्थ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो अगर आपके पास आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑसिलेशन और आपके पास वेव प्रोपिगेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप कहोगे कि ये कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे आपके पास आवाज होती है ना, तो आवाज जो है
आवाज में भी यही होता है ना कि आपके जहाँ जो सोर्स है जिसमें से आवाज निकल रही है वो, और ये जो आपके दरमियान, जैसे अब हम लोग क्लास में होते हैं ना, तो क्लास में क्या होता है, मतलब इफ आई एम टॉकिंग या इफ यू पीपल आर टॉकिंग, तो हमारे दरमियान में जो है वो एयर पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम है उसमें वेव्स का प्रोपिगेशन का डायरेक्शन लेट सपोज ये है, तो आपके पास क्या होगा कि जो मटेरियल बीच में है वो भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री का। तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं। इस तरह के वेव्स को कहते हैं कि वो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अगर आपके कमरे में जो है वो ये एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वैक्यूम हुआ, तो फिर आवाज सफर नहीं कर सकती, मुकम्मल खामोशी, बिल्कुल सकूत तारी हो जाएगा। तो अब ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जब ये ट्रैवल करते हैं, तो इसमें भी ना आपके पास लाइक सिचुएशन बनेगी कि इसकी जो मतलब ये प्रोपेगेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका जानना जरूरी है, एक कहलाती है कॉम्प्रेशन और एक कहलाती है रेयरफेक्शन। इसको देखने के लिए ना ये डायग्राम जरा देखिएगा, ये एक स्प्रिंग बनाया है उन्होंने। अब स्प्रिंग में क्या सिचुएशन है कि आपके पास स्प्रिंग एक तरफ से बंधा हुआ है, लेट सपोज इस साइड से बंधा हुआ है, और इस तरफ से जो है ना आप इसे खींच रहे हो। तो अब आपने खींचा फिर आपने छोड़ दिया, आपने खुद भी करके देखा होगा, तो क्या होता है कि आपको एक वेव सी लग रही होती है प्रोड्यूस, कहीं पे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है, कहीं पे स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स करता है, फिर कॉम्प्रेस होता है, और यूं जो है ना ये प्रोपिगेशन रहती है कि आपके पास डिस्टरबेंस का जो है वो प्रोपिगेशन वो भी इस डायरेक्शन में है, और आपके पास ये जो मटेरियल है यानी आपका जो स्प्रिंग है वो भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जो है वो मूव कर रही है। तो इसमें वो एरियाज जहां पर आपके पास स्प्रिंग जो है वो बहुत क्लोज एक दूसरे के आ जाता है, इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन। और वो एरिया जहां पर आपके पास जो आपकी स्प्रिंग है आप देख रहे हो कि वो एक दूसरे से फासले पर चले जाएंगे, वो कहलाएगा रेयरफेक्शन वाला पोर्शन। तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होती है बाय मींस ऑफ कॉम्प्रेशन एंड बाय मींस ऑफ रेयरफेक्शन। सो इन अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो वी विल से compression, it is the region of spring when the particles of the medium are close to each other is called compression, while rarefaction is the region of the spring when the particles of the medium are spaced apart is called rarefaction। और इसके अलावा ना यहाँ पर ये जो चीज़ है ये लैम्डा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा लेकिन दिस इज बेसिकली लैम्डा। लैम्डा किसको बोलते हो, वेवलेंथ को बोलते हो, ठीक है, इसको कहते हैं लैम्डा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इट्स लाइक LAMBDA, लैम्डा, ठीक है, ग्रीक लेटर है लैम्डा। लैम्डा जो है वो शो करते हैं, इसको बोलते हैं वेवलेंथ भी। क्या बोलते हैं, लैम्डा स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है, कोई से दो कॉम्प्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस या कोई दो रेयर फैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ। इसका जो यूनिट है वो होगा मीटर्स में। तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्लियर, कॉम्प्रेशन जहां पे आपके पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, रेयर फ्रैक्शन जहां पे दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज रेयर फ्रैक्शन। एंड बाय द combination of this compression and rarefaction, a longitudinal wave will form and it will be traveling. So longitudinal waves are those sort of waves in which the propagation of the particle is parallel, in which the propagation of the wave is parallel to the oscillation of the medium. अब दूसरे वेव्स आ गए हमारे पास, जो मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप है वो कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स के केस में भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, इस तरह से कि आपके पास जो मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन और जो आपकी वेव की प्रोपिगेशन का डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज एक क्या है, रस्सी है, रस्सी के ऊपर आपने एक मार्क लगा दिया, एक तरफ से वो भद्दी हुई है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए अगर आपके पास कि क्या होगा कि आप लेट सपोज एक रस्सी है लिए आपने, रस्सी, ये आपके पास एक रस्सी है, इस पर आपने एक पॉइंट लगा दिया, एक मार्कर से एक पॉइंट लगा दिया, यहां से ये बंधा हुआ है, इस एरिया से ये मूव कर सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको अप एंड डाउन जो है वो मूव करना शुरू करना है, ठीक है, ऊपर नीचे मूव करो इसको। ऊपर नीचे जब मूव करोगे तो क्या होगा, आपके पास ऐसी वेव फॉर्म हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसी वेव फॉर्म हो जाएगी। अच्छा,
होगा ये कि जो वो आपने निशान लगाया हुआ है रस्सी के ऊपर, आप बताओ मुझे कि क्या होगा। क्या जो रस्सी के पे निशान लगाया है वो भी मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा जो आपने मार्कर से निशान लगाया था? यानी आप इमेजिन करो कि एक रस्सी है आपके पास, उसमें शुरू वाला हिस्सा जहां पर आपने उसको अपने हाथ से पकड़ना है वहां पे आपने निशान लगाया है मार्कर से, और दूसरा सिरा उसका बंधा हुआ है। अब आपने उसको ऊपर और नीचे मूव करना शुरू किया रस्सी को, तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? आपका ये जो पॉइंट है क्या ये मूव कर जाएगा वो फिक्स सोर्स की तरफ, या ये वहीं पर रहेगा जहां पर आपका हाथ है, यानी जहां पर आपने निचली लगाया है? तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि ये पॉइंट जो है वो यहीं पर रहेगा। बस ये होगा कि जब आप रस्सी को ऊपर नीचे मूव करोगे तो ये पॉइंट भी ऊपर नीचे, मार्कर वाला पॉइंट ऊपर नीचे मूव करेगा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हो ये रहा होता है कि इस वाले केस में, ट्रांसवर्स वेव्स के केस में, आपका जो पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में है, जबकि जो आपका वेव का जो प्रोपिगेशन है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है। यानी दोनों के दरमियान एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी उस केस में जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े थे कि वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपिगेशन वेक्टर है उनके दरमियान एंगल था 90 डिग्री, इसलिए उसको कहा था कि वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो बिल्कुल उसी वजह से यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि चूंकि इन वेव्स में आपके पास जो पार्टिकल का प्रोपिगेशन है, जो मीडियम पार्टिकल है, ये जो आपका मार्कर का निशान है इसका प्रोपिगेशन, और जो आपके पास वेव का प्रोपिगेशन है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, इसलिए इन वेव्स को कहते हो ट्रांसवर्स वेव्स। और ये वेव्स आपके पास कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अब जैसे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स में भी ना दो चीजें ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करूं, ऐसे मैंने कोशिश की है कि मैं ड्रॉ कर लूं, तो इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो क्रेस्ट, यानी कि ये क्रेस्ट, द पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स अबव द मीन लेवल। अब मीन लेवल क्या होगा कि आप एक इमेजिनरी लाइन जो है ना, इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ करते हो, तो इसको बोलोगे, ये जो लाइन है ना मैंने ड्रॉ की, इसको बोलते हैं, ये है मीन लेवल। ठीक है, तो ये जो मीन लेवल से ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये सारा ऐसे, ये ये क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। और ये जो मीन लाइन से नीचे वाला जिसको मैं ये डॉट डॉट बना रही हूँ, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो तुम लोग ट्रफ। ठीक है, तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव जो है वो दो, उसके भी हिस्से हो गए। क्रेस्ट जो कि मीन लाइन से ऊपर वाला पोर्शन है, ट्रफ जो मीन लाइन से नीचे वाला जो आपका हिस्सा है। ठीक है, इसको बोलोगे ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाएंगे? एक ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे आपके पास वो पीछे जो है, जो हमने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़े थे, वहां पे वेवलेंथ था, इसी तरह से यहाँ पे भी वेवलेंथ होगा ना, क्योंकि बुनियादी तौर पर है तो ये भी मैकेनिकल वेव। तो कोई से दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला, यानी एक, दो कंसेक्टिव क्रेस्ट, यानी कि एक के बाद दीगरे जो आपके पास क्रेस्ट आते हैं उनका जो दरमियानी फासला है उसको लैम्डा बोलते हो। या आपके पास दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, यानी एक के बाद दीगरे जो आपके पास ट्रफ्स आएंगे उनके दरमियानी फासले को क्या बोलोगे? वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में क्या था? दो कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला है, या फिर दो रेयरफेक्शन के दरमियान का फासला। और यहाँ पे ट्रांसवर्स के केस में क्या हो जाएगा? दो क्रेस्ट के दरमियान, दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान का फासला, या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का फासला, वो कहलाएगा वेवलेंथ। सॉरी, आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, वेवलेंथ को प्रॉपरली हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ है क्या। ओके, सो जब वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे तो वेवलेंथ विल बी डिफाइंड एज द कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ्स, या द कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। और मैंने पहले भी बताया था कि वेवलेंथ जो है इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में कि इसका यूनिट क्या होगा। ये जो आपका वेवलेंथ है इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू मीटर, जिसको आप एम से डिनोट करते हो, राइट? चलो,
ओके। अब अगेन वंस अगेन उसने फिर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे साउंड वेव्स को ले आए। साउंड वेव्स पे पहले बात हो चुकी है कि ये टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, और ये कैसे प्रोपेगेट करते हैं ये पहले मैंने वहां पर आपको बता दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी नहीं किए थे, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं साउंड वेव्स की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या करती है, वो डिटरमिन करती है पिच ऑफ द साउंड को, कि जो साउंड है उसकी पिच क्या होगी। इसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ये इसका यूनिट है। और हायर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि उसका पिच हायर है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपके पास जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं पर सेकेंड वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक। यानी कि ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके पास, इफ आई कैन शो इट टू यू। अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे ऐसे बहुत क्लोजली ऐसे आपके पास यूं वेव्स बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है, और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है। इसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है और इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है। दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपके पास जो साउंड है उस मतलब दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, कि इंटेंसिटी जो है लाउडनेस आवाज की कितनी है, ये चीज उसका कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक। और एम्पलीट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल्स में। तो हायर एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होगा, ऑफ कोर्स लाउडर साउंड। जितना तुम लोग जोर जोर से बोलते हो दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज इंक्रीजिंग, ज्यादा डेसिबल्स होंगे। Okay, wavelength, once again, the distance between two consecutive points of similar phase in a wave such as peak to peak और trough to trough, ये पहले अब बात कर चुके हैं, ठीक है। स्पीड, स्पीड को डिनोट करते हो तुम लोग अमूमन v के साथ, ठीक है। वेलोसिटी यानी स्पीड जो है v के साथ डिनोट करते हो। इसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है मीटर पर सेकेंड। हमने शुरू शुरू में इसको पढ़ा था कि मीटर पर सेकेंड कहलाता है वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है। और वेवलेंथ का यूनिट क्या था, मीटर। अब स्पीड को डिफाइन कैसे करोगे, द रेट एट विच द साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मतलब कि मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, सॉलिड। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे स्पीड तेज होगी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उतनी आपकी साउंड की स्पीड कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड्स में। इसलिए अगर आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने अपने बचपन में देखा है कि नहीं, जब, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारे यहाँ पे टेलीफोन हुआ करते थे जिनके साथ कॉपर वायर्स जो है वो अटैच होती थी ना। तो इतनी दूर, मतलब कैसे फासले, कैसे जो है वो एक दूसरे तार के साथ मुंसलिक किए जाते थे। तार क्या है, सॉलिड है। तो दैट मीन्स सॉलिड में साउंड वेव्स तेजी से ट्रेवल करते हैं, इसलिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर सॉलिड को यूज किया गया। और सॉलिड के बाद सेकंड जो है स्पीड किसकी, किस मीडियम में ज्यादा होगी, सेकंड में वो होगा वाटर। और सबसे कम जो है स्पीड साउंड के ट्रेवल करने की वो किस में होगी, एयर में होगी, क्योंकि एयर में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है। प्रोपिगेशन, साउंड वेव्स कैन, इनकी प्रोपिगेशन कैसे हो सकती है साउंड वेव्स की, क्योंकि ये वेव्स हैं तो इस वजह से ये रिफ्लेक्ट यानी मुनक्किस हो सकते हैं, बाउंस हो सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, ये डायफ्रैक्ट हो सकते हैं, या एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है और किस तरह का उसके रास्ते में जो है ऑब्स्टेकल आता है। मीडियम अगर आपके पास थिक है, रफ है, तो सूरत हाल कुछ और होगी। अगर आपके पास मीडियम स्मूथ है, थिन है, रेयर है, तो आपके पास सूरत हाल कुछ और होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये तो हो गया साउंड वेव। साउंड वेव्स किसके एग्जांपल थे आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल थे। अब चूंकि जब मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़े हैं तो हमने कहा था ना दो टाइप्स है उसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और दूसरे कौन से हैं दूसरे थी आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल के तौर पर आपने साउंड वेव्स को स्टडी कर लिया। अब ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स की मिसाल के तौर पर हम लोग स्टडी करेंगे मतलब ऑप्टिक्स को। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विद मैटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस।
It encompasses the study of reflection, refraction, diffraction, polarization, among other phenomena. तो ऑप्टिक्स का जो है मेनली ताल्लुक किससे है? लाइट के साथ, कि लाइट प्रोपिगेट कैसे करती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, लाइट अगर किसी चीज से टकराती है तो इमेज क्यों बनता है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, कैसे रिफ्रैक्शन होगी। इन्हीं चीजें जब आप देखते हो ना, पानी के अंदर कोई पेंसिल रखो तो क्या लगता है? बेंड होती लगती है। ये क्या चीज होती है? रिफ्रैक्शन। अगर आप किसी स्मूथ शाइनी सरफेस के साथ लाइट उस पर मारो तो क्या होता है? बाउंस करती है, आईज में ग्लेयर आता है, वो क्या हो रही होती है? रिफ्लेक्शन। डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे वेव्स इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ब्राइट स्पॉट्स, कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट्स बनते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा नहाते हुए टब में अगर बाय रोशनी पड़ रही हो उस पे, तो आप देखोगे कि कुछ जगह जो है वो आपको रोशन स्पॉट्स बन रहे होते हैं, फ्रिंजेस, और कुछ जगहों पे डार्क फ्रिंजेस बन रहे होते हैं। वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। पोलराइजेशन, कि लाइट एक ही प्लेन में अलाइन हो जाए। जैसे जो आपके सन ग्लासेस हैं, ये पोलराइजर इस्तेमाल करते हो, क्या कर रहे होते हो आप? लाइट की इंटेंसिटी कम करते हो, क्योंकि लाइट को आप एक प्लेन के अलोंग जो है वो अलाइन कर रहे होते हो। तो ये सारे फिनोमिना जो है लाइट का वेव नेचर शो करते हैं, और ये चीजें जानना जरूरी है ताकि हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इन सारी चीजों की स्टडी का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। अब इसमें पहली चीज जो बात हो रही है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, यानी लाइट का मुनक्किस होना, लाइट का बाउंस कर जाना। तो when light travels in a certain medium and it falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium. This is called reflection of light. तो यानी कि अगर हम लोग इसका डायग्राम, लेट मी सी कि if there is diagram for it. No, there isn't. There should be. यस। जैसे ये लाइट यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, बस आप इसको जरा समझने के लिए देखो कि आपके पास ना क्या है, कि ये लाइट आ रही है, ये जो रेज है ना, ये इंसिडेंट रेज है। आपके पास ये सरफेस है जो कि है स्मूथ सरफेस। तो क्या होगा कि लाइट रेज आएंगी, इस सरफेस के साथ बाउंस होके वापस इसी मीडियम में आ जाएंगी। यानी कि अगर ये मीडियम एयर है, ये मीडियम आपके पास लेट सपोज क्या है? ग्लास है। इसको लेट मी सी कि अगर ये मीडियम जो है ना जिसे टकरा रहे हैं वो ग्लास है, और ये जो मीडियम है ना इनिशियली वो क्या था? एयर। ये एयर है। तो यूं लाइट रेज का एक मीडियम में आना और दूसरे मीडियम से टकराकर वापस अपने मीडियम में आ जाना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी सरफेस पे, जैसे पानी खड़ा हो, बहुत ज्यादा कोई लेक हो, तो उसकी जो सरफेस है रोशनी वहां से मुनक्किस होती है। राइट, इसी तरह से ग्लास में आपने देखा होगा, सुबह शीशा देखते हो सब लोग तैयार होते हुए, तो उसमें भी क्या होता है कि क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन ना होती तो हम ना देख पाते। तो ये जो रिफ्लेक्शन है लाइट की, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास सरफेस जो है ना आपका वो कैसा है। अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो आपके पास देख रहे हो बड़ी यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन अगर आपका सरफेस जो है वो रफ है, गंदा है, स्मूथ नहीं है, इरेगुलर सरफेस है, तो फिर आपके पास जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ नहीं होती है। आपके पास आड़ी तिरछी रैंडम पैटर्न आएगा रिफ्लेक्शन का। ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस जहाँ पे आई वांट टू गो बैक। यस। ओके, तो हम वापस आते हैं। रिफ्लेक्शन, आई होप सो कि क्लियर है आप सबको कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ। कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि जो तीनों चीजें हैं आपके पास, ये आपके पास थी इंसिडेंट रे आई, ये एक सरफेस से टकराई और वापस अब इसी मीडियम में आ गई। ठीक है, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, आर। और इन दोनों के दरमियान एंगलिंग के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो अगर आपका इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन, ये जो है फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का।
रिफ्लेक्शन हो गई कि व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो हमने पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब इसके लॉस हैं, दो लॉस हैं। पहला लॉ जो है वो कहलाता है कि आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। और सेकेंड लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट का एंगल और जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो ये दो लॉस कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन हुआ बाउंसिंग ऑफ द लाइट of the incident light into the same medium after striking with the other medium, this is known as reflection of light, and there are two laws। वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, सेम मीडियम में लाई करने चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हो। ये तो हो गए दो लॉस। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास दो तरह की है। एक चीज कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस डायग्राम को दोबारा देख लीजिए। ये है स्मूथ यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि अगर आपका सरफेस स्मूथ है जिस पर लाइट रेज पड़ रही हैं तो आपके पास रिफ्लेक्शन स्मूथ होगी, जैसे आई हैं वैसे की वैसी जाएगी, इसको बोलते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपका सरफेस रफ है तो इंसिडेंट रेज टकराने के बाद इस सरफेस से रैंडमली जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी, इसको बोलते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप की जो है वो हो गई रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन और irregular reflection। ठीक है, तो जो most of the objects in everyday life they are not smooth on the microscopic level, the rough surfaces of these objects reflect the rays of light in many directions, such type of reflection is called irregular reflection। यानी फॉर एग्जांपल शीशे से जो लाइट टकरा के जाती है वो होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर देखें तो ज्यादातर सरफेसेस रफ हैं और वहां पर होगी आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा फिनोमेना जो है, जो ऑप्टिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे, वो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे एक पेंसिल आप लो और पेंसिल को ना आपने लाइक एक ग्लास पानी ले लो और उसमें पेंसिल डिप करके देखो तो क्या होगा। अगर आप ग्लास में से देखोगे तो आपको लगेगा पेंसिल टेढ़ी हो गई है, हालांकि पेंसिल तो टेढ़ी नहीं हो रही होती है, पेंसिल तो सीधी है। लेकिन क्या हो रहा होता है कि आपको ऐसा क्यों दिखता है? आपको इसलिए ऐसा दिखता है कि जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड कर जाती है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है कि आपके पास मीडियम जो है, लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम में एंटर हो रही है। अगर लाइट जो है वो किसी डेंसर यानी ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल ज्यादा है वहां से अगर किसी लाइटर मीडियम में एंटर करती है तो सिचुएशन मुख्तलिफ है। और इन केस अगर आपके पास आपकी जो लाइट है वो किसी जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो आपके पास सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी। सिचुएशन आपके पास किस तरह से होती है कि आपके पास अगर दो मीडियम्स हैं, दो सिचुएशंस हैं, कि आपके पास अगर एक रेयर मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। रेयर मीडियम मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के पास क्या है, एयर है, ठीक है, ये रेयर है। ओके, और एक जो मीडियम है ना बेटा आप लोगों के पास, वो हो गया लेट्स सपोज हमारे पास ग्लास है। ग्लास जो है वो बनिस्बत आपके ये जो है एयर के, वो क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, ग्लास, ठीक। अच्छा, ऐसे आपकी लाइट आ रही है ऐसे, ये रेयर मीडियम और ये है आपके पास डेंसर मीडियम। और ये आपके पास क्या है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है एन, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, अब लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा क्या करेगा, जैसे रेयर से डेंसर की तरफ आएगा तो ये जो रे है ये
नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, आर से डिनोट करते हो। तो जब भी कोई आपके पास रे ऑफ लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, वो टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आपके पास लाइट एंटर करती है फ्रॉम डेंसर, और यहाँ पे जिस मीडियम में वो एंटर करने वाली है वो मीडियम है रेयर। जैसे लाइट फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर्स का नाम सुना होगा ना, क्या होते हैं आपके पास, फाइबर्स होते हैं ना ग्लास के बने हुए। तो वो क्या है, लाइक वो ग्लास फाइबर क्या है, मतलब वो डेंसर है। अब लाइट अगर कहीं पर वो फाइबर से निकलकर बाहर एयर में आए तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, डेंसर से रेयर वाली। तो अब क्या होगा कि अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल से अवेव चली जाएगी। ये नॉर्मल है आपका, और आप देख रहे हो कि आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ से दूर इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। जबकि आपके पास अगर आप रेयर से डेंसर में एंटर करते हो तो आपकी जो रिफ्रेक्टेड रे है वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लेकिन अगर लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। अच्छा, अब जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे ही आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से है कि आपके पास अगर हम पहले लॉ को देखें तो इंसिडेंट रे, यानी कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो नॉर्मल है आपका, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी साइन थीटा आई, to the sine of the angle of refraction r is always equal to a constant, यानी कि साइन i, यहाँ पे i आना चाहिए था, साइन i डिवाइडेड बाय साइन r, यानी साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये जो आपका n है, n क्या कहलाता है, n इज इक्वल टू रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप बाद में देखोगे कि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बराबर होता है n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b के, जिसमें जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है स्पेस में, वैक्यूम में जहां पार्टिकल्स नहीं है, और v जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है किसी मीडियम में। तो जब आपके पास लाइट किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इन दोनों वेलोसिटीज का रेशो है। तो या दूसरे अल्फाज में आप यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू, यानी साइन ऑफ ये वाला आपके पास ये साइन, ये एंगल, इस एंगल को थीटा बोलोगे, थीटा आई, थीटा आई, और ये जो एंगल है इस एंगल को बोलोगे थीटा आर। ठीक है, ये आर है, सो आर समझ लीजिएगा, ये आर मैंने बनाया अपनी तरफ से। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो अगर हम लोग आगे चले तो इस ये जो है साइन थी आई और साइन आर विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इस वाले लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, अब मैंने जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था कि एन बराबर है सी बाय वी के, ऐसे ही कहा था ना मैंने, एन इज इक्वल टू सी बाय वी। एन जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बराबर है सी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। तो होता क्या है कि
आपके पास जैसे लाइट एंटर करती है मीडियम में तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जितनी नहीं रहती। अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो वैक्यूम में तो उसकी वैल्यू होती है ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, 3 × 10⁻⁴ ये क्या है? सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, जहां पे आपके पास कोई पार्टिकल्स एनकाउंटर उसने नहीं करने। ठीक। लेकिन जैसे किसी मीडियम में वाटर या ग्लास जैसे भी आपके पास वो लाइट एंटर करती है, डिपेंडिंग के मीडियम क्या है, तो उस लिहाज से उसमें स्पीड उसकी जो है वो चेंज हो सकती है, वो कम या ज्यादा हो सकती है आपके पास। तो लेट सपोज कि आपके पास जो है लाइट की स्पीड जब वो वाटर में एंटर हुआ तो वो बराबर आ गई 2.3 × 10⁸ के। तो आप देख रहे हो कि सी जो है वो ज्यादा था, 3 × 10⁸, लेकिन आपके पास मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। इस स्पीड को बोलते हो वी। ये कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है और स्पीड में फर्क आ गया, तो इन दोनों के दरमियान का जो रेशियो डिफरेंस है ना, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि आपके जो मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक। तो अगर मीडियम डेंस होगा आपके पास तो वी जो है वो कम होगी। ठीक है। वी कम होगी तो एन ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, मतलब कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है लाइट की वो इतनी उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक। तो इसी तरह से फिर जो चेंजेस हैं कम या ज्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से एन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो एन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्टिक्स में। ये शो करता है कि जो आपके पास सिस्टम है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, उस लिहाज से उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। ओके। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वंस अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि वो क्या है। बाकी आई गेस कि हम यहाँ पे आज इस लेक्चर को खत्म करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हम लोग अपना नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई इशू होगा तो पहले हम लोग उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, यू कैन इनबॉक्स मी। अगर कोई इशू है आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक। तो अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।